अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम जो है एक ख़ास टॉपिक पढ़ रखे हैं, उसका नाम था कैपेसिटर। और आपको याद होगा उस कैपेसिटर में जो कि एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस था, हमारा काम ये था एंड पे जाके वो जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है। तो हमने गेस किया, हमारे जो दिमाग ने सोचा कि देखें कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो इन पैरामीटर्स पर डिपेंड करनी चाहिए। उसमें से हमने एक सोचा कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस इस पर असरअंदाज हो सकता था। एक दूसरा हमने सोचा कि जी जो एरिया ऑफ जो प्लेट है उस पर डिपेंड कर सकता है। तीसरा हमने सोचा कि जी जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम दोनों प्लेट्स के बीच में हम इस्तेमाल करते हैं इस पर भी डिपेंड कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, हम क्या करने जा रहे हैं, इसी को हम मैथमेटिकली वेरीफाई करेंगे क्या वाकई में कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो क्या एरिया प्लेट पर, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पर, और नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पर डिपेंड कर सकता है या नहीं। इसी को वेरीफाई करने के लिए हमने एक छोटा सा टॉपिक कंसिडर कर रखा है, उसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो डियर स्टूडेंट, हमने दो मेटल प्लेट्स लिए हैं। फिलहाल इसके बीच में कोई इंसुलेटिव, कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने इस्तेमाल नहीं किया, मटेरियल मीडियम इस्तेमाल नहीं किया है। तो फिलहाल समझ लीजिएगा इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम मौजूद है। तो अगर Q को इज द चार्ज इज एट द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एट द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर of potential difference V, then capacitance of capacitor is capacitance of capacitor is, देखें आपको मालूम है कि ओवरऑल इन दोनों प्लेट्स में जो चार्ज स्टोर हुआ उसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर दूं, और इसके अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं V से रिप्रेजेंट कर दूं। तो हम, अगर आपको Q और V की वैल्यू मालूम है तो कितने अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर डिपॉजिट हो सकता है, यानी इस कैपेसिटर की कैपेसिटी हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। किस फार्मूले से? इस फार्मूले से C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, इस फार्मूले से। मगर मैंने अभी आपको बताया था फिलहाल हम कोई भी इंसुलेटिव मीडियम इसके बीच में इस्तेमाल नहीं करें, तो इसका मतलब है फिलहाल यहाँ पर वैक्यूम मौजूद है, कुछ भी नहीं है, कोई मटेरियल मीडियम फिलहाल मौजूद नहीं है। हमें यकीनन इसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी, इसे इक्वेशन नंबर ए दे के फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। आपको मालूम है कि जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो किन किन फैक्टर पर कैलकुलेट करते हैं निकालने के लिए। देखें, सबसे पहले जैसे मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज यकीनन इंड्यूस होगा। फिर इन दोनों प्लेट के बीच में यकीनन एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। दो मेटल प्लेट्स हैं तो यकीनन इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, क्योंकि एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होगी, रिजल्टेंट फील्ड जीरो नहीं हो सकता। यकीनन हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपको मालूम है कि एस इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D। यकीनन आपको ये फार्मूला मालूम होगा, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके छोड़ देते हैं। क्यों ये कैसे आ गया, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ABC लिखना नहीं आता, कैपिटल ए को मैं उल्टा लिखता हूँ। ए फॉर ऑल, ये आप सबको मालूम है, फॉर ऑल जाहिर करते हैं, रेफरेंस दे रहे हैं हम। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा R। ये जो माइनस साइन है वो मैग्नीट्यूड को जाहिर करते हुए हम माइनस साइन नहीं लिख देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन को हटा दिया है। ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से नहीं, मैंने V से रिप्रेजेंट किया है। दोनों प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है उसको मैंने डेल्टा R से नहीं बल्कि उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है D से। ये क्यों आए, कैसे आगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका भी लिंक आपको मिलेगा, हमारी इस वीडियो में ही मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर को आप खंगालें तो वहाँ से भी आपको मिल सकता है कैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट पोटेंशियल ऑफ के बराबर होता है, मिल जाएगा। तो E इज इक्वल टू V अपॉन D। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, इफ सिग्मा इज दी
सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी between two equal and opposite चार्ज प्लेट्स। देखें ये आपको चार्ज प्लेट्स, देखें ये जो टॉपिक है ना, ये चीज़ समझने के लिए आपको वंस अगेन हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट एक टॉपिक वो था गॉसेस लॉ। उसका जो तीसरा एप्लीकेशन है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट्स के। कैपेसिटर भी वही है, कैपेसिटर में एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो ये टू इक्वल और अपोजिट चार्ज प्लेट्स हो गई। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही होगा जो हमने इससे पहले कैलकुलेट कर रखा है। तो इससे पहले जो कैलकुलेट कर रखा है उसके मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें सिग्मा खुद क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी को जाहिर करता है। तो सिग्मा खुद किसके इक्वल था? सिग्मा इज इक्वल टू, आप सबको मालूम है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी कोई से भी आपके पास मेटल प्लेट्स हैं उस के एक ख़ास एरिया पर कितने अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट हुआ है, उसी को ही हम सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करने से E इज इक्वल टू, इस सिग्मा के बजाय Q डिवाइडेड बाय A लिख देते हैं डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा। अब आप खुद देख लीजिएगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। मजे की बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने कैलकुलेट किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने ही किया है। बस इन दोनों में एक फ़र्क है, वो ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ चार्ज डिपॉजिटिंग एट द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। तो आपको पता है चार्ज ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब बहाना सिर्फ ये तलाश करना था, हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को डियर स्टूडेंट्स कंपेयर करने पर हम सबसे पहले यूँ इसको लिख देता हूँ। देखें Q डिवाइडेड बाई, मैं इसको लिख दूंगा A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, फिर जाके मैं इसको भी छाप दूंगा V डिवाइडेड बाई D, क्योंकि हमें कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाल रहे हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटी उस सूरत में मिलता है जब Q अपॉन V मिले। हम इधर उधर करके ना इस Q डिवाइडेड बाई ये जो V उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड है, ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी की इक्वल होगा। अब देखिएगा यहाँ पर ही मैं थोड़ा इसको अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पर जो Q डिवाइडेड बाय V क्या है, वेयर Q डिवाइडेड बाय V चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशो है वो इस कैपेसिटर का कैपेसिटी को जाहिर करते हैं C के साथ में। डियर स्टूडेंट सी वैक्यूम, क्योंकि फिलहाल मैंने आपसे कहा हुआ है कि इसके बीच में कोई मटेरियल मीडियम मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में इस Q अपॉन V को मैं रिप्लेस करूंगा सी वेक इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी के इक्वल होता है। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है। तो आपने कहा कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो एरिया प्लेट पर डिपेंड करनी चाहिए। देखें डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पर डिपेंड करनी चाहिए, नज़र आ रहा है। और सिर्फ एक चीज़ रह गया, वो क्या, किसी दूसरे मीडियम के लिए व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज यूज्ड, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज यूज्ड, कोई
डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस्तेमाल करते हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हम लिख सकते हैं सी, क्योंकि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस्तेमाल करते हैं तो कोई दूसरा मीडियम हमने एक तरीके से इस्तेमाल किया, तो सी मीडियम लिखूंगा MED। फिर एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, उस मीडियम का अपना परमिटिविटी कितनी है, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करा सकते हैं, एबिलिटी उसकी कितनी है, वो एप्सिलॉन R की वैल्यू से पता लगता है। इसीलिए एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R लिखूंगा, डिवाइडेड बाई D लिख दूंगा। तो देखिए किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, आप इसके डिपेंडेंस लिख सकते हैं। एरिया प्लेट पर डिपेंड करता है, यकीनन मटेरियल मीडियम की जो नेचर पर डिपेंड करता है जो हम दोनों प्लेट के बीच में इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ D पर यानी कि सेपरेशन, और डायरेक्टली है इन्वर्सली है वो आप भी गेस कर सकते हैं। D जितनी ज़्यादा होगी कैपेसिटर की कैपेसिटी उतना ही कम होगा, D कम, यकीनन दोनों प्लेट के अक्रॉस जो चार्ज है इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती हैं, इसका मतलब होगा उसका कैपेसिटी उस हिसाब से इंक्रीज होता है, और साथ साथ एरिया के साथ इसका डायरेक्टली रिलेशन रखता है। अच्छा, इसी को ही अगर आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D इंटू एप्सिलॉन R को आप अलग भी लिख सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होगा, सी मीडियम, ये देखिए ये जो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D क्या है, ये उस वक्त का कैपेसिटर का कैपेसिटी है जब हमने कोई इंसुलेटिव मीडियम दोनों प्लेट के बीच में इस्तेमाल नहीं किया था। इसीलिए इसको डियर स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ सी वेग इंटू एप्सिलॉन R। तो अगर मैं इधर से एप्सिलॉन R जो कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जाहिर करता है वो निकालना चाहें तो सी मीडियम डिवाइडेड बाई सी वेग के इक्वल होगा। देखें ये जो एप्सिलॉन R है इसको इससे पहले हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, उधर भी मैंने आपको एप्सिलॉन R को तफसील से समझाया हुआ है। ये फोर्स मीडियम अपॉन मतलब फोर्स वेग उसका भी रेशो, इसी तरह सी मीडियम और सी वेग का भी जो रेशो है वो भी एप्सिलॉन R उस मटेरियल मीडियम के, माने वो मटेरियल मीडियम कितना टाइम, ये जहन में रख लीजिएगा, क्योंकि इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो भी हम फेरेड में पैमाइश करते हैं, इसकी भी मेजरमेंट हम फेरेड में ही लेते हैं, तो फेरेड कैंसिल हो जाता है। जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे नो यूनिट, कोई इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अगर इसका कोई यूनिट नहीं होगा तो इसका मतलब होगा ये एक नंबर है। अगर कोई नंबर है तो वो नंबर हमें क्या बताता है, वो बताता है सी वेग, यानी कि जब हम वैक्यूम इस्तेमाल करते हैं दोनों कैपेसिटर के कैपेसिटी के मुकाबले में, तो उस मटीरियल मीडियम में कितना टाइम ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को हम स्टोर करा सकते हैं, वो हमें इस एप्सिलॉन R की वैल्यू से पता लगता है। तो जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वाटर का 78 पॉइंट समथिंग है, 78 है। तो इसका मतलब हालांकि जो है ना वाटर एक पता होनी चाहिए आपको, ये पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से हम इसको इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ समझाने की खातिर एप्सिलॉन R की वैल्यू 78 है। इसका मतलब है वैक्यूम के मुकाबले में इन्हीं दोनों प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में अगर वो इस्तेमाल कर दें तो उस सूरत में 78 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करा सकते हैं। एप्सिलॉन R की वैल्यू डिफरेंट मटेरियल मीडियम के लिए डिफरेंट दिया होगा। तो डियर स्टूडेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन था, और वो डिस्कशन आपके सामने है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मुझे उम्मीद है आपने यकीनन इसे समझ लिया होगा, और अभी भी कैपेसिटर के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, इसको भी आपने देखना है। इससे पहले वाला जो टॉपिक है उसको भी आपने समझना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप एक सीक्वेंस में सीरीज़ में आप चलते जाएंगे तो समझने में बहुत ही आसानी होगी। इजाज़त मोहम्मद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।